स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल अभिलाषा में। आज हम लोग देखेंगे पावर शेयरिंग, यानी कि हम लोग देखेंगे कि कैसे जो पावर है, यानी किसका पावर, तो हमारे कंट्री के भीतर जो पॉलिटिशियंस है, जो लोग हैं, जो शासन व्यवस्था है, उसके बीच में जो पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे है। कैसे किसी देश का कोई जो प्रधानमंत्री होता है वाकई में वो पूरी जब वो सत्ता पर होता है तो क्या उसकी कोई जवाबदेही होती है जनता के प्रति या फिर नहीं। तो हम इन सभी बातों को हम इस पावर शेयरिंग के माध्यम से जानेंगे कि जब कोई देश चल रहा होता है तो उसके अंदर उस देश में वहां की जनता, वहां के जो लोग होते हैं, तो वहां के लोगों की भलाई के लिए जो सरकार, जो करंट जो गवर्नमेंट होती है उसकी क्या जवाबदेही होती है, उन बातों को हम लोग जानेंगे इसी पावर शेयरिंग टॉपिक के थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहले पावर शेयरिंग में हम लोग जानेंगे कि पावर शेयरिंग, ठीक है, तो जो हमारा जो देश है यानी कि जो हमारा कंट्री है, इस कंट्री में जो चूंकि हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, ठीक है, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, ठीक है, जो हमारा जो कंट्री है डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक का वास्तविक मतलब क्या होता है, तो डेमोक्रेटिक का जो वास्तविक मतलब होता है, तो डेमोक्रेटिक यानी कि जनता का शासन, यानी लोकतंत्र। ठीक है, जो लोकतंत्र होता है इस लोकतंत्र को, ठीक है, चलाने के लिए सबसे पहले लोकतंत्र का तीन जो मुख्य अंग है हम लोग उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले एक हम लोग जानेंगे कि लेजिस्लेचर। तो देखिए लेजिस्लेचर, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव, ठीक है, और हमारा तीसरा हो गया जुडिशियरी, ठीक है ना, तीसरा हो गया जुडिशियरी। तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, इन तीनों के बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या था, सबसे पहले हमारा था लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर क्या होता है, लेजिस्लेचर को आप सीधे तौर पे समझिए कि हमारे देश में क्या होता है कि एक संसद है, पार्लियामेंट हाउस है ना, हम लोग के देश में भी क्या है, एक पार्लियामेंट है, ठीक है ना। तो पार्लियामेंट में क्या होता है, पार्लियामेंट में लॉ बनता है, पार्लियामेंट में क्या बनता है, लॉ। लॉ यानी कि नियम कानून, किसके लिए, इस देश में रहने वाले लोगों के लिए, इस देश में रहने वाले लोगों के हित के लिए, ठीक है, हम लोगों के भलाई के लिए क्या बनाया जाता है, लॉ बनाया जाता है, कुछ नियम कुछ कानून बनाया जाता है जिससे कि जो शासन प्रशासन व्यवस्था है उसको क्या किया सके, दुरुस्त रखा जा सके। ठीक है, दूसरा हम लोग देखेंगे एग्जीक्यूटिव। मान लीजिए कि हम लोग, ठीक है, हम लोग क्या किए कि लॉ वगैरह तो बना लिए, लेकिन अब लोगों के ऊपर इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा। मेरे पास बहुत अच्छा अच्छा नियम है, लेकिन हम अगर इसको लोगों के ऊपर उसकी भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए लोगों पर अगर हम, है ना, इस ये जो लॉ हम बनाए हैं इसको अगर हम इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाए तो फिर उस लॉ का क्या काम। ठीक है ना, कोई लॉ जब बनता है तो ठीक है लेजिस्लेचर में बन गया, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट भी तो करवाना बहुत जरूरी है, वरना वो उस लॉ का कोई काम नहीं। तो लॉ को कैसे इम्प्लीमेंट करवाया जाए ये काम एग्जीक्यूटिव का होता है। और तीसरा होता है जुडिशियरी। जुडिशियरी का काम क्या होता है कि जो लॉफुल एक्टिविटी जो लोग करते हैं, लॉफुल एक्टिव मतलब अनलॉफुल एक्टिविटी, ठीक है, लॉफुल एक्टिविटी कीजिएगा तब तो कोई कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही आप अनलॉफुल एक्टिविटी यानी कि वैसा काम जिस काम में कि किसी भी तरीके का जो नियम कानून का उल्लंघन किया गया हो, तो इसी जुडिशियरी सिस्टम के थ्रू आपके ऊपर कार्रवाई की जाए। ये केवल जो तीनों है, लेजिस्लेचर में जो नियम बनाया गया, एग्जीक्यूटिव में जो लागू करवाया गया और जुडिशियरी जो इसकी देख रेख करता है, ये केवल वहां के लोगों का, मतलब ये नहीं कि सरकार में बैठा अगर कोई मंत्री है, कोई मिनिस्टर है, ठीक है, कोई भी मिनिस्टर है, तो कहेंगे कि इसमें तो लागू होगा या नहीं। तो बताइए क्या ये मिनिस्टर उस देश का व्यक्ति है या नहीं। अगर ये मिनिस्टर उस देश का व्यक्ति है तो इसमें भी लागू होगा, क्योंकि जब बात लॉ का हो रहा है तो लॉ पूरे देश के लिए लागू हो, पूरे उस जो देश है, ये जो पूरे देश में जो लोग हैं उन सभी लोगों के लिए लागू हो रहा है। तो सभी लोगों में मिनिस्टर भी आता है, ठीक है, वो उस देश के बाहर का नहीं है, हालांकि वो उस समय किसी आम व्यक्ति की तरह नहीं बल्कि कोई एक विशेष पद पे बैठा है, कोई विशेष पावर उसको मिला है, लेकिन इसका यह मतलब थोड़ी ना है कि लॉ उसके ऊपर लागू नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग पावर शेयरिंग देखेंगे दो कंट्री का, ठीक है, पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग क्या देखेंगे, दो कंट्री का। पहला है बेल्जियम। वैसे तो अपने देश में लोगों को पावर शेयरिंग बचपन से ही, पॉलिटिक्स का यहाँ का बच्चा बच्चा काफी ज्यादा रुचि रखता है, ठीक है, तो समझने में भी बहुत ज्यादा आसानी होगा। पहला बेल्जियम और दूसरा श्रीलंका, इन दोनों को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ना है। तो अब हम लोग देखेंगे बेल्जियम, ठीक है, तो बेल्जियम, बेल्जियम जिसकी राजधानी क्या है, तो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी कहाँ है, ब्रुसेल्स है, ठीक है ना, BRUS, ठीक है, ये बेल्जियम की राजधानी है। ठीक है, तो बेल्जियम जो कि एक देश है, बेल्जियम कैसा देश है, तो ये बेल्जियम के आसपास कई, अब देखिए कोई भी अगर लैंड कर, ठीक है, अब ये कोई कंट्री है, ठीक है, बेल्जियम एक कोई कंट्री है, तो इसके अगल बगल और भी कई देश है, ठीक है ना। तो बेल्जियम के जो अगल बगल वाले जो देश है उन देशों का तो कुछ ना कुछ नाम होगा, तो भाई इसके अगल बगल भी कई देश हैं, जैसे कि
इसके बेल्जियम के अगल बगल वाला कुछ देश है, जैसे कि हो गया, क्या हो गया, नीदरलैंड हो गया, ठीक है ना। और क्या हो गया भाई, इसके अगल बगल देश, एक फ्रांस हो गया, इसके और एक पड़ोसी देश है जर्मनी हो गया, और है एक लग्जमबर्ग, ठीक है ना। और एक देश हो गया लग्जमबर्ग, ठीक है। अब नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी और लक्समबर्ग, ये सब क्या है, बेल्जियम का पड़ोसी देश है, ठीक है। बेल्जियम का पड़ोसी देश है। अब ये तो हो गया पड़ोसी देश की बात, ठीक है। लेकिन जब बात हम लोग बेल्जियम की कर रहे हैं, तो इस देश में, ठीक है, इसका जो बेल्जियम, जिसकी राजधानी अभी हम क्या बोले थे कि ब्रुसेल्स, ठीक है, बेल्जियम की राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स है। तो ये जो बेल्जियम है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल, इसका, इस देश का क्षेत्रफल कितना है, तो इस देश का क्षेत्रफल आप समझिए कि भारत में जो हरियाणा राज्य है, ठीक है, ये बस उतना ही बड़ा देश है। ये बहुत बड़ा देश नहीं है, ये भारत में जो हरियाणा है, ठीक है ना, जो आपका बेल्जियम है, बेल्जियम का एरिया कितना है, तो भारत में ये जो हरियाणा है, इस हरियाणा इतना ही बड़ा है, ठीक है। अब ये देश है, ठीक है, तो इस देश में भी तो कुछ लैंग्वेज बोला जाता होगा, ठीक है। तो यहाँ दो तरीके का लैंग्वेज बोला जाता है। एक मेजोरिटी रूप में जो बोला जाने वाला लैंग्वेज है, वो है आपका डच, ठीक है ना। डच सबसे ज्यादा वहां कहाँ, बेल्जियम में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है, डच, ठीक है। कौन से रीजन में, अब डच बोला जाता होगा तो कोई तो एक रीजन होगा ना, तो वो रीजन है फ्लेमिश रीजन में, ठीक है ना। फ्लेमिश रीजन में सबसे ज्यादा क्या बोला जाता है, डच। जबकि दूसरा बोला जाने वाला सर्वाधिक भाषा कौन सा है, दूसरा बोला जाता है फ्रेंच, दूसरा फ्रेंच बोला जाता है। अब फ्रेंच कौन सा है, फ्रेंच कौन से रीजन में बोला जाता है, तो जो फ्रेंच है वो बोला जाता है वालोनिया रीजन में, ठीक है ना। तो जो फ्रेंच है सर्वाधिक वालोनिया रीजन, जबकि जो डच है वो फ्लेमिश रीजन में, ठीक है ना। तो 59 यानी कि बेल्जियम में जो सबसे ज्यादा भाषा बोली जाती है लोगों के द्वारा, वो है डच, जो कि कौन से रीजन में, फ्लेमिश। और 40% यानी कि जो दूसरा सबसे ज्यादा बोले जाने वाली जो भाषा है वो है फ्रेंच, 40%, जो कि वैलोनिया रीजन्स में बोली जाती है। बाकी वहाँ जर्मन भी बोला जाता है, ठीक है, करीब एक बाकी का जो परसेंट बच गया उसी में लोग जर्मन और बाकी लैंग्वेज लोग बोलते हैं, ठीक है। अब बात है कि जो सबसे ज्यादा भाषा बोला जा रहा है, ठीक है, सबसे ज्यादा क्या बोला जा रहा है, तो डच है, ठीक है ना। ये जो डच वाले जो लोग हैं, लगभग ये पूरे बेल्जियम में ये फैले हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन ये जो फ्रेंच वाले जो लोग हैं, जो लोग केवल फ्रेंच बोल रहे हैं, वो कहाँ तक सीमित है, तो फ्रेंच बोलने वाला केवल कैपिटल ही तक ही सीमित है, ठीक है। ये लोग पूरी देश में क्या नहीं फैला हुआ है, फ्रेंच सीमित है। क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा कौन फैला हुआ है, ये डच बोलने वाला, यानी कि जो फ्लेमिश रीजन के जो लोग हैं, यानी जो डच बोल रहे हैं, वो लोग क्या हैं, वो पूरे उनका एकाधिकार है उस देश के ऊपर, ठीक है, लैंग्वेज सबसे ज्यादा बोल। हाँ, लेकिन एक बात इसमें देखने वाली बात क्या है कि जो फ्रेंच वैसे लोग, क्या जो फ्रेंच बोल रहे हैं, ठीक है ना, भले ही वो 49% हो पॉपुलेशन के मामले में, ठीक है, लेकिन अगर कंपेयर किया जाए, ठीक है ना, उन किससे, तो हायर रीजन, वो जो हाई जो डच से, ठीक है ना, डच से जब कंपेयर करेंगे, तो ये लोग थोड़ा ज्यादा बेहतर है, इनकी स्थिति ज्यादा बेहतर है, ठीक है ना। किसकी, फ्रेंच वाले की स्थिति डच वाले से ज्यादा बेहतर है। तो अब देखिए, अब हम लोग जो अगला टॉपिक है वही है कि जो उन दोनों के बीच में जो टेंशन होता है, फ्रेंच और डच के बीच में, तो डच और फ्रेंच के बीच में कुछ टेंशन होता है, रीजन क्या है, तो देखिए 1950 से लेके 1960 के बीच में क्या होता है कि जो डच और जो फ्रेंच है, ठीक है ना, डच और फ्रेंच, ये जो डच और जो फ्रेंच है, इसके बीच किसका, ये जो जो इनके बीच में जो टेंशन हुआ था, ठीक है ना, वो किस लिए हुआ था, ये असमानता, ठीक है, डिस्पैरिटी देखने के कारण हुआ था, ठीक है। क्योंकि जो डच था ना, वो बहुमत, ठीक है ना, उसका मेजोरिटी बहुत ही ज्यादा था, जबकि जो कैपिटल में रह रहा था, ठीक है, कैपिटल में कौन रह रहा था, तो माइनॉरिटी, जो माइनॉरिटीज है, यानी कि जो माइनर है, फ्रेंच क्या था, माइनर था, और ये क्या था, मेजर था, वहां के भाषा के मामले में, है ना। तो इसका हर काम में क्या होता था, इंटरफेरेंस ज्यादा होता था, ठीक है। अब इन लोग का जो बहुत सारा जो फ्रेंच बोलने वाला था, इन लोगों को बहुत सारा जो अधिकार या फिर जो सामाजिक, ठीक है ना, जो इन लोग को मिलना चाहिए था, क्या, तो फ्रेंच वाले को जो अधिकार मिलना चाहिए था, ये डच वाला वो लोग देता नहीं था, उतना कुछ समझता नहीं था। तो हो गया डिस्प्यूट 1950 से 1960 के बीच में करीब 10 साल तक, ठीक है, इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट चला। तो ऐसे नहीं होने वाला था कोई भी समस्या का समाधान, ठीक है। फिर इसके लिए वहां के जो मंत्रियों ने फिर एक उपाय निकाला। अब बात क्या था कि जो इनके, ठीक है,
कि एकोमोडेशन इन बेल्जियम यानी कि कैसे जो सत्ता है उसको बांटा जाए, ठीक है ना, जो पावर है, बात यहाँ पे फिर आ गया एकोमोडेशन इन बेल्जियम मतलब सत्ता की साझेदारी। तो यही तो है हम लोग का इस चैप्टर का जो मेन पॉइंट है ना, पावर शेयरिंग यानी कि सत्ता की साझेदारी। तो जो भी उसका जो एरिया जो क्षेत्रीय जो डिस्प्यूट था, ठीक है ना, जो मतभेद था उसको दूर करने का सबसे पहले क्या किया गया, इसमें रास्ता निकाला गया कि क्या, ठीक है ना, सबसे पहले इसके लिए क्या किया गया था, है ना, रास्ता यानी कि उपाय को ढूंढा गया से करके ये जो डिस्प्यूट है उसको खत्म करें, ठीक है। 1970 से लेके 1993 तक जो भी बेल्जियम का जो ये संविधान था यानी कि यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन था ना, वो इतने ही दिनों में, ठीक है, 70 से लेके 72 93 के बीच में ही यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन कम से कम 4 बार, ठीक है, संशोधित किया जा चुका था, ताकि लोगों के लिए, लोगों अपने हित में ये होते जा रहा था, ठीक है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो सुधार किया जा रहा था, ये केवल इसलिए किया जा रहा था ताकि जो लीडर लोग हैं ना, वो लोग क्या कर सके कि आपस में मिलकर काम कर सके लोगों के प्रति। क्यों? क्योंकि जो वैसे लोग जो डच है ना, जो डच भाषा बोलते थे वो उनका अलग तरीका था, और जो फ्रेंच बोल रहे थे उनका तरीका अलग था, दोनों का कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ रहा था। तो वैसे में क्या होगा कि फिर देश तो चलेगा नहीं, ठीक है। तो देश चलाने के लिए ऐसे काम थोड़ी ना चलता है, तो ढंग से कोऑर्डिनेशन बने, है ना, इसके लिए वहां के लिए नेता लोग जो थे वो क्या कर रहे थे कि आपस में मिलकर काम करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके लिए क्या होता है कि वहां कुछ बदलाव यानी कुछ संशोधन, है ना, कुछ नियम वगैरह भी बनाया जाता है। तो देख, तो जैसे कि पहला क्या था कि डच और जो फ्रेंच था, ठीक है ना, डच और जो फ्रेंच था वो एक नियम बनाया गया। इस नियम में क्या हुआ कि डच और फ्रेंच, ठीक है, दोनों का जो मंत्री होगा, जो लीडर होगा, उसकी जो संख्या होगी, ठीक है, तो जो केंद्र सरकार होगा ना, ठीक है, केंद्र सरकार में दोनों का संख्या को समान रखा जाएगा, दोनों इक्वली होगा, जितना डच का जाएगा उतना ही फ्रेंच का, भले ही क्यों ना आपका लैंग्वेज में, ठीक है ना, आप हमसे कोई माइनर हो कोई मेजर हो, ठीक है, दोनों को संख्या क्या हो, बराबर में जाए, ठीक है, दोनों क्या हो, बराबर संख्या में वहां से चुन के जाए। जबकि हम दूसरे नियम की तरफ देख जाते हैं तो वो क्या था कि पहले जो राज्य सरकार था यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट था, ठीक है, वो क्या था, जो स्टेट रीजन्स था, ठीक है ना, वो क्या था कि सेंट्रल के अंदर काम करता था। अब क्या किया गया कि जो राज्य सरकार है वो अब सब ऑर्डिनेट के रूप में काम करना बंद कर दिया, ठीक है ना। सब ऑर्डिनेट मतलब क्या होता है कि इसका फैसला, है ना, ऊपर से लिया जाता है, वो उसके हिसाब से चलता है। अब बोला कि नहीं, अब केंद्र के पास, ठीक है ना, अब राज्य सरकार के मतलब राज्य सरकार जो है ना, अब सेंट्रल के अधीन नहीं है, ठीक है। ये जो स्टेट है ना, जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो राज्य सरकार है, अब ये भाई अपना काम खुद करेगी। स्टेट गवर्नमेंट अब उसके जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके हिसाब से नहीं चलेगी। तीसरा बदलाव यहाँ क्या देखने को मिला, ठीक है, तीसरा कुछ जो नियम बनाया गया, तीसरा नियम क्या था कि वहां 2 रीजन्स में बांट दिया गया, पूरे देश को कितने रीजन्स में बांट दिया गया, 2 रीजन्स यानी कि 2 क्षेत्रों में बांट दिया गया, ठीक है। और इसको एक अलग पावर दिया गया, ठीक है, ये जो रीजन बांटा गया, ठीक है ना, इसको सबसे ज्यादा पावर दिया गया था, ठीक है, जिसमें ब्रुसेल्स को अलग कर दिया गया था, ब्रुसेल्स को सेपरेट कर दिया गया था, ठीक है ना। अब ये जो रीजन बांटा गया था इसमें एक जो जगह जो राजधानी था ब्रुसेल्स, ठीक है, तो जो ब्रुसेल्स है उसका एक सेपरेट गवर्नमेंट था, ठीक है, ब्रुसेल्स का क्या था, एक सेपरेट गवर्नमेंट था, ठीक है। और जबकि फ्रेंच और डच का एक अलग इक्वल, ठीक है ना, एक अलग रिप्रेजेंटेटिव था, ठीक है ना। एक ब्रुसेल्स का, एक फ्रेंच और डच का भी क्या था, फ्रेंच और डच का भी अलग रिप्रेजेंटेटिव था। तो वहां फिर क्या होता है कि जब गवर्नमेंट का जब बनाया जा रहा था, ठीक है, तो एक बनता है कौन सा, एक बनता है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, दूसरा बनता है कौन सा, स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरा इन दोनों गवर्नमेंट के बनने के बाद एक गवर्नमेंट और बनाया जाता है, उसको बोला जाता है कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक है ना। ये इसलिए बनाया जाता है कि वहाँ जो समुदाय के बीच में जो कम्युनिटी के बीच में जो दूरी है उस दूरी को कम करने के लिए बनाया जाता है, एक होता है कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब इस कम्युनिटी गवर्नमेंट के अंदर दोनों आता था, डच भी आता था, फ्रेंच भी आता था, और बाकी के जो जर्मन भाषा बोलने वाले जो लोग थे वो भी आता था, ठीक है। और जो इससे पहले, ठीक है, लगभग इस जो हम ब्रुसेल्स और बेल्जियम्स, ठीक है, जो बेल्जियम जो हम पढ़ रहे हैं, तो बेल्जियम से लगभग सारा जानकारी यहाँ पे खत्म होता है, इससे ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछता है, ठीक है। इसमें एक बात और क्या निकल के आता है कि जो हम लोग देखो, जो पूरा यूरोप में जितना भी देश है तो सभी देश का क्या होता है ना कि एक, ठीक है, सभी देश को मिलाकर, जैसे कि ये यूरोप के सभी देशों को मिलाकर एक संगठन को बनाया गया, उस संगठन का नाम था यूरोपीय यूनियंस। तो यूरोपीय यूनियंस का जो कैपिटल है वो कैपिटल कहाँ है, ठीक है ना, यूरोपीय यूनियन का जो कैपिटल है वो है ब्रुसेल्स में, ठीक है ना। यूरोपीय यूनियन का जो कैपिटल है वो कहाँ है, ब्रुसेल्स में है।
अब हम लोग श्रीलंका के बारे में देखेंगे तो श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन ऑफ इंडियन ओशियन, यानी कि देखो ये जो इंडिया है, ठीक है ना, तो इंडिया के नीचे क्या है, ये जो हम लोग देश देखते हैं वो है, हाँ वो है क्या, वो है श्रीलंका, ठीक है। ये जो देश है वो कहाँ स्थित है, श्रीलंका जो देश स्थित है वो है स्थित इंडियन ओशियन में, ठीक है ना। वो कहाँ स्थित है, ये इंडियन ओशियन में स्थित है। जबकि यहाँ की जब श्रीलंका की आबादी देखी जाए तो श्रीलंका की कुल आबादी है 2 करोड़, ठीक है, श्रीलंका की कुल आबादी है 2 करोड़। अब 2 करोड़ लोगों में यहाँ भी अनेक प्रकार के जो लैंग्वेज है वो भी देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पहले सबसे पहले हम देखेंगे सिन्हाला, 2 प्रकार का जो लैंग्वेज है, जिसमें पहला लैंग्वेज हम लोग देखेंगे सिन्हाला, ठीक है ना। सिन्हाला बोलने वालों की संख्या कितनी है, तो 74%। और जबकि हम तमिल बोलने वाले लोगों की संख्या देखेंगे तो तमिल यहाँ कितना परसेंट लोगों में बोला जाता है, तमिल बोला जाता है 18% लोगों में, ठीक है। अब तमिल बोलने वालों की संख्या कितनी है, 18%, जबकि सिंहलाज बोलने वालों की संख्या कितनी है, तो 74%। अब आप खुद सोच के बताइएगा कि माइनॉरिटीज, ठीक है, माइनॉरिटीज कौन हो जाएगा और मेजोरिटी कौन हो जाएगा। तो नीचे वाला जो माइनर होगा और ऊपर वाला हो जाएगा क्या, वो मेजर होगा। अब जब जो माइनर है, ठीक है, वो अब मेजर क्या चाहेगा, इस माइनर को, ठीक है, जो मेजर, ठीक है, ये मेजर ये क्या चाहेगा, इस माइनर को दबाना, ठीक है। को लगता है कि उसकी संख्या अधिक है तो वो किसी के ऊपर भी क्या कर सकता है, शासन कर सकता है, ठीक है। अब कुछ हम लोग सब ग्रुप ऑफ तमिल्स देखेंगे। देखो हुआ क्या कि सबसे पहले नेटिव तमिल्स किसको कहते हैं, ठीक है ना, नेटिव तमिल। तो जो नेटिव तमिल्स है, तो नेटिव तमिल जिसको हम लोग श्रीलंकन तमिल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, श्रीलंकन तमिल। नेटिव तमिल को क्या के नाम से जानते हैं, श्रीलंकन तमिल्स, ठीक है ना। अब इस श्रीलंकन तमिल का जो आबादी है वो है कितना परसेंट, तो श्रीलंकन तमिल का आबादी है करीब 13%, ठीक है। सिन्हा, तो इससे पहले हम लोग देखे थे क्या कि सिन्हला वालों के जो वैसे लोग जो सिन्हला, ठीक है, सिन्हलाज की कुल कितना था, तो 74% था। और जबकि केवल तमिल का देख रहे थे, है ना, जो तमिल लोग को देख रहे थे वो था 18%। अब हम लोग देखेंगे कि जो श्रीलंकन तमिल्स है, तो श्रीलंकन तमिल्स कितना परसेंट है, तो उसकी आबादी करीब 13% है, ठीक है ना। और वो स्थित कहाँ है, तो जो भी, ठीक है, जो वहाँ के जो श्रीलंकन तमिल्स है, तो श्रीलंकन तमिल्स वो कहाँ पे सिचुएटेड है, वो रह कहाँ पे रहे हैं, तो उनका जो रहने का जगह है वो है श्रीलंका के नॉर्थ और ईस्ट, ठीक है ना। वो नॉर्थ और ईस्ट के रीजन में ये सबसे ज्यादा रहते हैं, कौन, तो श्रीलंकन तमिल्स, ठीक है। अब श्रीलंका में जो सिन्हला भाषा बोली जाती है, ठीक है ना, ये जो सिन्हाला भाषा, ठीक है, सिन्हाला भाषा बोलने वाले जो लोग हैं उनके द्वारा जो धर्म है, ठीक है, वो लोग ज्यादातर बौद्ध धर्म को मानते हैं, ठीक है ना। तो सिन्हला, ठीक है, वो बुद्धिज्म को मानते हैं, ठीक है। लेकिन जो ज़्यादातर जो ये तो सिन्हला वाले थे, ठीक है ना, लेकिन तमिल में जो तमिल भाषा बोलते थे उसमें आपको ज़्यादा हिंदू या फिर मुस्लिम धर्म को मानने वाले मिलेंगे, ठीक है। अब बात जब यहाँ श्रीलंका में इंडियन तमिल्स की करें, ठीक है ना, बात जब इंडियन तमिल की करें तो इंडियन भारत से वहाँ तमिल, ठीक है। तो जब इंडियन में जब क्या था ना कि जब कॉलोनीज का शासन था, ठीक है, जब यहाँ पे ब्रिटिश डच फ्रेंच इन लोगों का शासन था, तो इन लोग के शासन के दौरान भारत से बहुत से लोग क्या हुए थे, है ना, कोस्टल रीजन में, यानी कि तमिल जो तमिलियंस थे, है ना, वो लोग वहां से भागकर क्या हो गए थे कि श्रीलंका चले गए थे और श्रीलंका में ही जाकर बस गए थे, जिनको इंडियन तमिलियंस, ठीक है, इंडियन तमिल्स बोला जाता है, जिनकी संख्या करीब 5% है, ठीक है ना। इंडियन तमिलियंस की संख्या कितनी है, 5%। अब श्रीलंका में अगर बात करें क्रिश्चियन की, ठीक है ना, तो ठीक है, क्रिश्चियन की आबादी कितनी है, तो क्रिश्चियन की आबादी है 7%। श्रीलंका में क्रिश्चियन की आबादी कितनी है, तो क्रिश्चियन है 7%, ठीक है ना। अब क्रिश्चियन, ठीक है ना, अब ये जो क्रिश्चियन है ये भी 2 भाषा बोलते हैं, ठीक है ना, जो कि तमिल्स और सिन्हला, ठीक है, तमिल और सिन्हाला। 7% किसके द्वारा बोला जा रहा है, क्रिश्चियन के द्वारा, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो मेजोरिटी है, ठीक है ना, कि जो ज्यादा संख्या में है, तो अभी हम लोगों ने देखा कि देखो मेजोरिटी वाला लोग ये अवधारणा बनाए रहता है क्या कि हमारी संख्या क्या है, हमारी संख्या ज्यादा है तो हम थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली हैं, बलवान है। और वो लोग क्या करता है कि माइनर के ऊपर क्या करता है कि अपना अधिकार समझता है, उन लोगों पे अपना अधिकार समझ के उन लोग को शोषित करता है। अब देखेंगे इंडिपेंडेंस, ठीक है, तो होता क्या है कि चूंकि भारत के आज़ादी के बाद, ठीक है, श्रीलंका को भी आज़ादी मिला था करीब 1948 में, ठीक है, इंडिया वो 1947 में भारत आज़ाद हुआ था और 1948 में श्रीलंका भी आज़ाद हो गया था। तो आज़ादी के बाद जो क्या हुआ था कि वहाँ सबसे ज़्यादा क्या था कि सिंहला लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे। तो ये लोग क्या करता है ना, ये इस समुदाय के जो लोग थे वो करता क्या है कि अपना, चूंकि इनका संख्या वहाँ ज़्यादा था, ठीक है ना, तो ये लोग क्या करते हैं कि 1956 में अपना एक मतलब अपना बहुमत से, ठीक है ना, अपना बहुमत के आधार पे देखते हैं कि भाई हमारी संख्या तो ज़्यादा है, तो ये लोग क्या करते हैं कि
ऑफिशियल लैंग्वेज बना देते हैं। किसको? तो सिंहला को, ठीक है ना। जो सिंहला भाषा वाले जो लोग थे वो सिंहला को वहाँ का, कहाँ का, श्रीलंका का ऑफिशियल लैंग्वेज बना देते हैं, ठीक है। और बनाने के लिए जो अधिनियम था उसको पारित कर देते हैं। अब इससे क्या होता है कि जो तमिल्स थे, यानी कि जो तमिल भाषा वाले जो लोग थे, उनको सबसे ज़्यादा आहत पहुँचता है क्या, कि भाई हमारे जो हमारा भी लैंग्वेज का एक कुछ होना चाहिए, हमारा भी लैंग्वेज का मतलब कोई अधिकार होना चाहिए इस देश में, है ना। लेकिन इन लोगों ने तो कुछ किया नहीं, यानी कि सिंहला वाला क्या किया कि इसको कोई भाव नहीं दिया। आगे बढ़ते हैं। अब जब बात तमिल्स की हो, ठीक है ना, तो शोषण केवल लैंग्वेज के आधार पे नहीं किया जा सकता, ठीक है। और भी ऐसा नहीं कि केवल लैंग्वेज नहीं दिया था, उससे बहुत कुछ छीना गया था, जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है, यूनिवर्सिटी हो गया या फिर जो गवर्नमेंट जो जॉब हो गया, उन सभी जगह सबसे पहले प्रायोरिटीज़ दिया जाता था किसको? तो जो सिंहला लोग, सिंहला वालों को, ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटीज़ दिया जाता था कंपेयर टू तमिलियंस के। तो उसके बाद फिर क्या होता है कि एक नया कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया जाता है जिसमें निर्धारित किया जाता है ना कि अब जो श्रीलंका है, ठीक है, ये जो श्रीलंका है, ठीक है ना, अब श्रीलंका में जो धर्म होगा वो कैसा धर्म होगा? वो होगा बौद्ध धर्म, ठीक है। अब चूंकि सिंहला वाला तो सब बौद्ध धर्म को मानता था, ठीक है। अब जो भी जो और वहाँ के जो बाकी जो दूसरे जो तमिलियंस थे उसमें तो हिंदू मुस्लिम थे सब, है ना। तो ये तमिल वाला क्या था? हिंदू भी बोलता था, मुस्लिम भी मुस्लिम मतलब ये हिंदू धर्म का भी था, मुस्लिम धर्म का था। लेकिन ज़्यादातर जो सिंहलाज था वो सब क्या था? वो सब बौद्ध धर्म का था, ठीक है। ज़्यादातर वो बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो सिंहला वाला ये लोग कहा कि देखो, अब इस देश में बौद्ध धर्म यहाँ का क्या है? यहाँ का मुख्य धर्म बौद्ध धर्म है, ठीक है। श्रीलंका का जो मुख्य धर्म है वो कौन सा धर्म है? वो है बौद्ध धर्म, ठीक है। अब यहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होगा, ठीक है, और साथ में, है ना, बौद्ध धर्म की रक्षा करना हमारा कर्तव्य होगा। तो अब यहीं से स्ट्रगल शुरू होता है। किसका स्ट्रगल शुरू होता है? तो श्रीलंकन, ठीक है ना, जो श्रीलंकन तमिल्स है इसका स्ट्रगल यहाँ से शुरू होता है। अब देखो स्ट्रगल्स इसलिए शुरू होता है क्योंकि अब इसको चाहिए था अपने अधिकार की लड़ाई। अधिकार मतलब क्या, है ना, अपने भाषा में अधिकार, ठीक है। अपने भाषा के लिए अधिकार चाहिए था कि संविधान में भी उसकी भाषा को मान्यता मिले। कहीं काम करने के लिए अधिकार, ठीक है, कि उसको भी सरकारी जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में या फिर कोई भी सरकारी काम में बराबर का अधिकार उनको भी मिले। तो इसके लिए फिर क्या होता है कि एक संगठन, एक गठन बन, ठीक है, एक संगठन बनता है LTTE, ठीक है, जिसका पूरा नाम है LTTE का कि लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम। तो इसका गठन किया जाता है LTTE का कब? 1980 में। रीजन क्या था इसके गठन करने का? इसके गठन करने का रीजन यही था कि देश में जो जो भेदभाव चल रहा है इस भेदभाव को खत्म करना। तो जाहिर सी बात है जब LTTE अब बना, ठीक है, जिसका काम था, है ना, भेदभाव को खत्म करना, उधर वो था कि इसको माइनॉरिटी समझ के दबाया जा रहा था, तो दोनों के बीच में तो आपस में क्या होगा? मुठभेड़ तो होगा ही। जब मुठभेड़ होगा तो दोनों के बीच में दंगा होगा, है ना। फाइनली क्या होगा? बहुत सारे बेकसूर लोग मारे जाएंगे और हुआ भी वही। काफी ज्यादा लोगों के बीच में हिंसा होता है, ठीक है, जिससे कि बहुत सारे आम लोगों को इससे नुकसान भी पहुंचता है। अब हम लोग देखेंगे कि फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग यानी कि पावर शेयरिंग कैसे किया जाए, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि पावर शेयरिंग, ठीक है ना, जो पावर का जो बंटवारा है यानी कि लोगों के बीच में पावर, हम लोग पावर शेयरिंग में सबसे पहले क्या देखे थे कि सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश किए थे कि कैसे इसमें लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, ठीक है ना, एक बहुत ही अच्छा एक अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो ये तीनों जो अरेंजमेंट है उसी को हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के रूप में जानते हैं, ठीक है। ये तीनों की जो लेजिस्लेटिव होता है, ठीक है ना, लेजिस्लेटिव हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, ठीक है ना, और हो गया क्या? जुडिशियरी। ये तीनों एक इस व्यवस्थित, इतना अच्छा व्यवस्थित सिस्टम है, इतना बढ़िया सिस्टम है, जिससे कि क्या होता है कि लोगों के बीच में जो डेमोक्रेटिक है ना, जो लोकतंत्र है हमारा, ठीक है, इस लोकतंत्र में ये बहुत ही अहम भूमिका को निभाता है शांति बनाए रखने में। और इन तीनों को ही, ठीक है ना, हम लोग इस प्रकार के जो डिस्ट्रीब्यूशन है जो पावर का, उसको हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। अब हम लोग दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। दूसरा होता है फेडरल, ठीक है ना। फेडरल मतलब क्या हो गया? फेडरल मतलब हो गया कि अलग अलग, ठीक है ना, जगह पे अलग अलग प्रकार का जो पावर होता है, यानी कि आप जिस लेवल पे होंगे तो अलग लेवल पे जाएंगे तो उनका पावर भी क्या होगा? अलग होगा। वहां का जो पावर होता है वो किसी एक के पास नहीं होता है, वहां भी क्या होता है? डिवीजन होता है, बटा होता है, ठीक है, बड़े से छोटों के बीच में वर्टिकली रूप से। बात फिर हम जब कम्युनिटी गवर्नमेंट की करते हैं तो कम्युनिटी गवर्नमेंट का मतलब ही हो जाता है कि एक वैसा गवर्नमेंट, ठीक है, जो क्या है? एक डिफरेंट सोशल ग्रुप, जो कि एक सामाजिक ग्रुप से, जो कि सामाजिक स्थिति को सही करने के लिए ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट होता है इसको बनाया जाता है। और कम्युनिटी गवर्नमेंट को हम लोग देखे थे कि बेल्जियम क्या में क्या किया गया था कि जो दोनों भाषा, जो अलग अलग प्रकार के जो कम्युनिटी थे, उन दोनों कम्युनिटी से
इक्वली मेंबर को उठाकर, ठीक है, गवर्नमेंट में शामिल कर लिया जाता है, जिससे कि दोनों की बातों का आदर हो सके, दोनों के बातों को लोग सुने, है ना, और जो दोनों अपने अपने, है ना, जो फ्रेंच और डच वाले जो लोग चुन के आए थे वो दोनों मिलकर बराबर रूप से अपने लोगों के लिए काम कर सकें। अगला देखेंगे तो कोलिशन गवर्नमेंट यानी कि गठबंधन की सरकार। तो गठबंधन की सरकार में रीजन क्या होता है कि मान लो कोई एक बहुत बड़ा मेजोरिटी पार्टी है, ठीक है ना, कोई बहुत बड़ा क्या है, एक मेजोरिटी वाला पार्टी है, ठीक है ना, जिसका संख्या बहुत ज्यादा है, और नीचे चूंकि छोटा छोटा कई सारे बाकी के अब ये जब इसकी संख्या जब बहुत ज्यादा है तो ये लोग कभी भी इसको, है ना, पावर में आने नहीं देगा। तो ये लोग फिर क्या करता है कि आपस में मिलकर क्या करता है, एक बहुत बड़ा पार्टी करता है, ये गठबंधन कर लेता है, ठीक है ना, आपस में क्या करता है कि आपस में मिलकर इससे इसकी संख्या से ज्यादा वो, है ना, वो अपने बहुमत को साबित करता है। बहुमत साबित करने का मतलब आप एक बात को समझिए कि एक कोई बहुत बड़ा मेजोरिटी पार्टी है जिसकी जो है 35% है, ठीक है, और एक पार्टी है जो कि है 15% के साथ, एक है 5% के साथ, और एक है 20% के साथ। जब ये तीनों आपस से मिल जाता है, ठीक है ना, तो इसकी संख्या 45% हो जाती है, ठीक है ना, इसकी संख्या कितनी होगी, 40% हो गई। तो ये तीनों मिलके क्या किया कि एक पार्टी बनाया, ठीक है ना, जिसको हम लोग महागठबंधन कहेंगे। क्या कहेंगे, इसमें एक से अधिक पार्टी है, ठीक है ना, और ये सिंगल पार्टी अब क्या करता है, ये तीनों मिलकर अकेले चुनाव को लड़ता है इसके अगेंस्ट में। क्यों, ये जो था क्या कर रहा था, इसको नीचे वाले, है ना, जो छोटे छोटे जो पार्टीज है उसको उठने नहीं दे रहा था। तो ये छोटा छोटा जो पार्टी है वो मिलकर उस बड़े पार्टी से लड़ता है। क्योंकि देखो कि जब बात है डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी में क्या होता है ना कि जो पार्टी है, अगर कोई पार्टी परमानेंट रह गया, ठीक है, तो ऐसा थोड़ी ना है कि वो जो बाकी जो बहुत सारा ऐसा मुद्दा होता है समाज में जो छूट जाता है किसी लोगों का, है ना, अलग अलग पार्टी का क्या होता है कि काम करने का तरीका अलग होता है, उनका मुद्दा अलग होता है, उनका टॉपिक अलग होता है। हालांकि कोई भी मुद्दा या कोई भी टॉपिक देश के बाहर का नहीं होता, होता तो देश देश का ही है, लेकिन पार्टीज जो होता है हर तरह के जो मुद्दे को वो प्रायोरिटीज देती है। कोई पार्टी है जो किसी अलग टॉपिक के ऊपर काम करती है, कोई पार्टी का काम करने का तरीका अलग होता है। तो वक्त के साथ, डिमांड के साथ लोग क्या करते हैं, पार्टी में स्विफ्ट करते रहते हैं। डेमोक्रेसी में यही क्या है, खासियत है ना, कि किसी एक सिंगल पार्टी को वो हमेशा वोट नहीं करता है, उसके काम के अनुसार, पिछले 5 वर्षों में किए गए काम के अनुसार पे क्या करता है, वोटिंग करता है। अब अगला हम लोग टॉपिक देखेंगे कि डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप। जैसे कि देखो डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप में भी क्या है ना कि बहुत सारे ट्रेडर्स है, बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, फार्मर है, वर्कर्स है, ठीक है। तो इन लोगों को भी क्या किया जाता है कि पार्टी में, ठीक है, अपनी बात के लिए इन लोगों को भी, ठीक है ना, काफी ज्यादा ये लोग इन्फ्लुएंस करते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, कि सरकार जो डिसीजन ले रही है ना, सरकार जो निर्णय ले रही है उसमें काफी ज्यादा इन लोग का इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। किसी भी जो प्रोजेक्ट, किसी भी जो बात है, जो निर्णय है जो सरकार का, ठीक है, उसके अंदर जो बात चल रहा होता है उसमें, ठीक है, इन लोगों का भी, जो बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रीज है, उन लोगों का जो इन्फ्लुएंस होता है वो काफी ज्यादा होता है, जिससे कि होना भी इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि गवर्नमेंट कोई ऐसा काम ना कर दे जिससे कि क्या होता है कि उन लोगों को दिक्कत हो जाए, ठीक है, उन लोगों को परेशानी हो जाए। क्योंकि एक निर्णय अगर उनके द्वारा लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा गलत, तो इन लोगों को, जो इंडस्ट्रीज है, जो बिजनेसमैन है, यानी कि जो, या फिर जो फार्मर्स है, इन लोगों को जो जमीनी तौर पर इनको दिक्कत होने वाला है। तो ये लोग भी अपनी बातों को, ठीक है ना, सरकार के समक्ष रखते हैं और उनके जो निर्णय है, ठीक है, उसके निर्णय को वो लोग प्रभावित करते हैं। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।